प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले तोशाखाना केस, बानी पीटीआई साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। 1 अरब 57 करोड़ जुर्माना, अवामी ओहदे के लिए 1 साल नाअहल कर दिया गया। बुशरा बीबी गिरफ्तार, बनीगाला रिहाइश गाह को सब जेल करार देकर मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ कोई बड़ा रद्द अमल देने में नाकाम। वुकला बार्स का एहतजाज न होने पर खान की बहन तिलमिला उठी। वुकला अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ, अलीमा खान जेल में कैद अपने भाई को तनहा छोड़ देने पर वुकला के खिलाफ फट पड़ी। इसके अलावा बात करेंगे दूसरों को रुलाने वाला खुद रो पड़ा, बिलावल की खान पर लफ्जी वार। इक्तदार में आकर तमाम सियासी कैदी रिहा करने का ऐलान। मरियम नवाज ने बानी पीटीआई की सजा को मकाफात अमल का नाम दे दिया। किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, अहम फैसले कर लिए गए। दूसरी जानिब बाजवड़ से उम्मीदवार कौमी असम्बली रिहान ज़ेब को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई उम्मीदवारों को अजीबो गरीब इंतखाबी निशान अलॉट, उम्मीदवार शर्मिंदा, कंफ्यूजन से वोट जाया होने का खदशा पैदा हो गया। ये तमाम तो टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पार्टी इसाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। बीबी खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और 2 बड़े फैसले, एक तो इलेक्शन करीब हैं और 2 अहम फैसले कल और आज, जिसमें एक में 10 साल कैद की सजा बानी पीटीआई को सुनाई गई, साइफर केस था। और फिर आज जो तोशाखाना केस है उसमें बानी पीटीआई और उनकी एहलिया को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये जो दोनों फैसले हैं इनको किस तरह से देख रहे हैं? मैं इससे पहले एक फिक्रा कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि यहाँ पर 75 साल में जमहूरियत पायदार जगह पर नहीं पहुँच सकी और हम सब इस गुनाह में शामिल हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे से 75 साल में किसी इदारे को हम मजबूत उसवार नहीं कर सके किसी कि वो किसी के साथ अपने दायरे में रहते हुए काम करे और इंसाफ के साथ काम करे। ये दोनों मंजिलें हमने खो दी हैं और बड़ा अफसोस होता है। रोज हम लोग टीवी पे बैठ के कभी किसके हक में बात करते हैं, कभी किसकी मुखालफत करते हैं। असल में देखा जाए तो ये तनज़्ज़ुली है हमारी सारी कौम की बिलजुमला। जी खाकवानी साहब, आपने ये जो बात की है ये तो यकीनन इस पे लंबी बात हो सकती है और बड़ा इसके अंदर एक आपने समंदर को कूजें बंद किया है। लेकिन अभी इस फैसलों की अगर मैं बात करूं तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरीके से ये ट्रायल्स हुए, जिस तरीके से ये फैसले आए, जो टेक्निकल इसके पॉइंट्स थे, कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर तमाम वुकला अपनी अपनी पार्टी के जिस तरीके से लाइन पे उस बात करते हैं और उसी को बुनियाद बनाकर लोगों में वो तशहीर करते हैं कि ये चीज सही है। जो उनके मुखालिफ हैं वो कहते हैं ये चीज सही नहीं है। अभी तो ये लोअर कोर्ट्स है ना जनाब। अच्छा, इसके ऊपर 2-3 मंजिलें हैं और आखिर में सुप्रीम कोर्ट से शायद कोई उम्मीद हो कि जी वो कोई इंसाफ कर सके। बाकी जितने अदालतें और अपना ये जज साहबान जो लगे गए, हालांकि ये जज साहबान जो है ना, ये पहले दूसरे लोगों को भी सजाएं देते रहे और उस वक्त वो जो उनको सजाएं दिलवाने वाले थे वो खुश होते थे कि हमारी हुकूमत में देखो जी बशीर साहब ने जी फलाने को सजा दे दी। आज वो उनको सजा मिल रही है तो वो दूसरे खुश है कि जी देखो जी उनको सजा हो गई है। बात यह है कि ये चीज इंसाफ पर मुबनी होनी चाहिए और लोगों को जिस तरीके से केस लड़े गए हैं वो बड़े शर्मनाक है कि किसी ने ना कोई तैयारी की ना कुछ, सिवाय फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के बादशाह साबित हुए बुकरा हजरात। माजरत के साथ मैं इनको कहता हूँ, मगर ये उन्होंने इंसाफ के साथ इन केसेस की तैयारी में उनकी कमजोरी नजर आई है। जी बहुत शुक्रिया आपका खकवानी साहब। आपने अभी बात की, चलो आप और मैं कहते तो समझा जाता कि शायद बेस्ड ओपिनियन है सपोजली, लेकिन जब ये अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि मेरे भाई, उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने मैंने नहीं सुना। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सर कहा है अलीमा खान साहबा ने
कि मेरे भाई के जो वकील थे वो आए नहीं हैं, वो टर्न अप नहीं हुए और इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में चले गए हैं। सो उन्होंने बार काउंसिल्स का कहा, ये एसोसिएशंस का कहा कि उन्होंने उनको अबैंडन कर दिया है, उनको अकेला छोड़ दिया है। और हमें तो ये तसव्वुर था कि शायद ये लोग रिएक्ट करेंगे, रिस्पांस करेंगे, मतलब ये है कि कोई बाहर निकलेंगे, कोई बार काउंसिल्स, कोई अदालतें वगैरह बंद। ये मैं अगेन इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो आज वो बड़ी इनसे डिसअपॉइंट थी। वो कहते हैं वकील जो थे वो टिकटें लेके वो जाके इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए। बार एसोसिएशन जब वो उनके लीडरान जो थे वो गायब हैं। सो शी फेल्ट आल, एक तरह की आल अलोन, कि हमारे भाई को उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। ना लोग नजर आते हैं, ना उनको अपने वकील नजर आते हैं, तो ना उनको एसोसिएशन वाले लोग नजर आते हैं। सर ये आज उनकी कंप्लेंट थी। इमरान खान साहब और उनके घर वाले पत्नी उनके साथ कितने इस चीज में मुशावरत करते हैं। वो किसी इंसान को उसकी अहलियत के मुताबिक तो समझते ही कुछ नहीं, और वो उनके जो खुशामद करे, जो खड़ा होकर वाह वाह करे, वो समझते हैं ये मेरा लॉयल आदमी। और जो बंदा कहे कि खान साहब ये यूं चीज नहीं है, इसको जरा यूं देख लें, इसकी ये चीजें खराब है, इसकी ये अच्छाई है, ये फलानी चीज है, वो समझते ये मेरे से आर्ग्यू कर रहा है। मैं तो अकल कुल हूं, मैं तो हर चीज जानता हूँ। अच्छा, ये जो बाकी उनके फैमिली मेंबर्स भी फिर रहे हैं, ये भी तो मेरे ख्याल में बताने में रहे, उनको समझाने में नाकाम रहे। इनको इतनी समझ नहीं है कि ये हजरात जो इनसे टिकटें मांग रहे हैं, उनका असली मकसद तो अपने आप की अपनी एलिवेशन है इन पब्लिक। किसका दिल नहीं है कि मैं MNA बन जाऊं, MPA बन जाऊं, वजीर बन जाऊं, सेनेटर बन जाऊं। मैं एक सेनेटर साहब को जानता हूं जिनको इन्होंने 2018 में सेनेटर बनाया। मैं 10 साल इमरान खान के साथ रहा हूं, मैंने उसको एक दिन उनके साथ नहीं देखा। अच्छा। लाहौर से है वो। एक दिन उनके साथ मैंने ईमानुल्लाह उनको किसी चीज में शामिल या उनकी कोई इनपुट लीगली या कोई चीज, हमने बहुत सारे केस लड़े हैं, इमरान खान के साथ एक मिनट के लिए भी मैंने उनको नहीं देखा। और वो जनाब उन्होंने उसको 18 में सेनेटर बना दिया। बस कमाल है, मतलब ये पहचानते ही नहीं किसी को। ये चीज जो बंदे को डुबोती है ना, वो है खुशामद। खुशामद तो बड़े बड़े बादशाहों को खत्म कर देती है। और यहाँ पर भी यही हाल है कि जो अच्छा खान साहब, ये बात आएगा, बड़ी अहम बात कह रहे हैं सर। मैं आई एम टेम्पटेड टू आस्क समथिंग, क्योंकि खान उनके बड़े आप करीब रहे हैं। 2010-11 के बाद आप तरीन साहब, अलीम खान साहब, आप ज्यादा करीब आए थे उनके। सर ये खान साहब का ये एटीट्यूड जो आप बता रहे हैं, ये पहले भी था या वजीर आजम बनने के बाद हुआ है कि सिर्फ उसी की बात सुनी जाएगी जो तारीफ करेगा या जो आपके बकौल खुशामद करेगा? अगेन ये पहले भी ये बात थी या सिर्फ बाद में शुरू हुई है? सर सन 96 से लेकर 2013 तक इमरान खान साहब का कोई इतना नाम नेशनल लेवल पे कोई ऐसी चीज नहीं थी। एज ए सियासतदान तो बिल्कुल नहीं थी। एज क्रिकेटर बाहर के मुल्कों में भी होगी। 2013 के अंदर, 2002 के अंदर पहली दफा एक सीट मिली, वो भी मुशर्रफ साहब ने सबको कहा सारे पढ़े लिखों को जीतना चाहिए, वो आ गए। 2013 में सिर्फ 7 सीटें मिली और पूरे सिंध में 1 सीट मिली डॉक्टर अली साहब की। तो कोई ऐसी बात नहीं थी। उनके तमाम जितने भी अपना ये है अपना उनकी अच्छाइयाँ, मैं क्रिकेट की, शौकत खानम की, यूनिवर्सिटी की, वो सारी मौजूद थी उस वक्त तो नहीं कुछ था। तो फिर ये चीजें सिर्फ जितने बंदे खुशामदी और ताबेदार बैठे थे, इनका तब्दीली हुई 2011-12 के बाद, जब इनको तब्दील करके उनको लोगों को जरा थोड़ा सा समझाया गया कि भाई साहब इस तरह नहीं। फिर उन्होंने अपनी टीमें चेंज की। 2013 तक भी वही टीम रखी उन्होंने, 2 साल नहीं माने किसी की बात। जब उन्होंने देखा कि यार ये तो मेरे साथ इतनी ज्यादती हो रही है, थ्रू आउट मैं हर दफा जाता हूँ और मेरे साथ कुछ भी नहीं होता, नाकामी है हर जगह पर, तो फिर उन्होंने कहा भाई इन दूसरों को जरा दूर करें और जरा एक जो पाकिस्तान की सियासत है उसके मुताबिक जरा चलें। तो फिर उन्होंने ये चीजें अपनी कामयाबी जो उनको नजर आई कामयाबी, मगर कामयाबी ईमानुल्लाह खिलाफा साहब 2018 में जब इलेक्शन के अंदर नंबर उनके अच्छे आ गए और हुकूमत बनने के बाद वो फिर तब्दील हो गए। वो बिल्कुल उसी तरह चले गए जो पहले 96 और 2013 तक जो परिषद थी उसी तक वापस चले गए और रिवर्स हो गया और समर सॉल्ट मारी उन्होंने फिर।
और फिर वो किसी को पहचानने लगी। उसका देखे आपने उसकी फिर टीम देख लेना, अपना 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद टीम क्या बनाई आपके सामने है। एक कानून कोई कह दे कि जी किसी ने बनाया हो, और ना इन्होंने मिनिस्टर जो कानून का था उसको बुला के पूछा हो कि तुम भाई 4 साल से मेरे साथ हो, तुमने कोई कानून के अंदर कोई तब्दीली की है जो अवाम के लिए कोई हो? नहीं मानते, सुनते नहीं किसी की बात। सर वो हवा में जो तैयारे में होना जनाब, उसको नीचे सारे बंदे वो कीड़ी मकौड़ी नजर आते हैं। ये वो बंदे भूल जाते हैं, बहुत काबिल और अमल वाले बंदे वो होते हैं जो अपने मकाम पे पहुंचने के बाद चीजें समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल दूर हो गए जी। वो फिर वही बंदे जो उनके इर्द गिर्द थे वही सब चीज उनको करने लग गए, और वो चीजें भी ऐसे बांटने लग गए जैसे वो अपनी जेब से किसी को दे रहे हैं। मतलब है कोई बंदे आप देखे ना, टीम तो देखे ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन था, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान अपना फ्रंटियर कौन था, और मिनिस्टर कौन थे, क्या जानते थे कौन ये दोस्त यारों की टीम सारी दिन शाम को बैठते थे घर गपशप लगाते थे, और सुबह 11 बजे दफ्तर आना और 4-5 बजे वापस चले जाना। तो ये काम इस तरह नहीं होते। स्टेट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट बी रन लाइक दैट। रात को 12, 1, 2 बजे तक लोग अपनी टीमों को मुकम्मल बैठा कर अपने साथ 4 बजे 3 बजे भी नोट्स लिखते थे हाशियों पे कि ये चीज है, ये इनका एक कागज कोई बता दे कि जनाब उन्होंने कोई चीज लिख के दी हो, ताकि इनको लोगों ने कहा कि आप कोई चीज लिखे नहीं क्योंकि आप पकड़े जाएंगे। अच्छा, बाकी जो रिफॉर्म करने वाले लोग थे वो तो अपने पूरे सफे लिखते थे कि हम ये रिफॉर्म चाहते हैं, ये चीज चाहते हैं। अच्छा खान साहब ये बताइएगा इस पे अभी वकीलों की बात हो रही थी, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि वेदर इट वाज स्ट्रेटजी, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का लग रहा है कि शी इज टेरिबली हर्ट कि उनके भाई को वकीलों ने अगेन अबैंडन कर दिया। मैं ये नाम देख रहा जो टॉप के वकील थे, जब खान साहब की इंतहा क्रूशल स्टेज थी वो केसेस की, वो ठीक है कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी, मान लिया इदारे भी पीछे होंगे, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी होगी, जजेस पे सारा कुछ वो जो इल्जामात लग रहे हैं जी बिल्कुल रश किया गया है, बिल्डोज किया गया है प्रोसेस को, वो फेयर ट्रायल नहीं हुआ, फिर उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हुआ, उनका राइट टू ये एग्जामिन वगैरह सारे वो बातें उनकी ठीक है। हैविंग सेड ऑल दिस, जब इतने बड़े केसेस थे, सैफर हो, फिर आपका ये जो आया तोशा खाना हो, और पता था सजाएं होनी है, जो टॉप के इनके 3 वकील थे तो हमें नजर ही नहीं है। उसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, दे वर नॉट देयर। ये सीनियर वकील थे, ये खड़े होते अदालत में, तो जज साहब जो हैं 10 दफा वो भी सोचते हैं कि यार ये बड़े टॉप के लोग हैं, टॉप प्रोफेशनल हैं, तो मैंने इतना जल्दी नहीं रश करना। तो ये किसकी स्ट्रेटेजी थी कि हमने इलेक्शन में लड़ाना है, सीटें निकालनी है वकीलों के जरिए, तो फिर उनको गिला नहीं करना चाहिए था अलीमा खान साहबा को। कल पिटीशन लेकर गए हैं क्लास साहब, वो भी 11 बजे के बाद लेकर गए हैं। अब ये वकील हैं, इनको तो बड़े अच्छे तरीके से पता है कि पिटीशन अगर जानी है हाईकोर्ट में तो वो 11 बजे का टाइम होता है। तो सर ये स्ट्रेटजी हुई। आप वाली बात, अलीमा खान साहबा कुछ और बात कह रही हैं, खान साहब ने भी कभी नहीं कहा मेरे वकील किधर हैं। ये 3 बड़े लोग थे सर। अच्छे वक्त में जब लोग बैठते थे तो फौजदारी केसेस में, जिसको क्रिमिनल केसेस कहते हैं, उसमें तो बड़े बड़े आलिम फाजिल आदमी अपना नुकसान कर देते हैं। कल ही हम बात कर रहे थे कि ZB साहब के खिलाफ, भुट्टो साहब के खिलाफ जब मर्डर केस हुआ मोहम्मद अहमद खान साहब का, उनको लोगों ने बिठा के समझाया कि आपने क्रिमिनल लॉ के अंदर, फौजदारी केस के अंदर जितने बेहतरीन से बेहतरीन वकला ज़हन रखते हैं उनको आपने अपने साथ रखना है और उनको केसेस देने। उन्होंने जब अकल खत्म हो जाती है ना बंदे की, उन्होंने याह्या बख्तियार को रख लिया, खत्म हो जाते तो उन्होंने फिर याह्या बख्तियार को क्रिमिनल केस दे दिया, मर्डर केस, जिनका ताल्लुक नहीं था केस के अंदर, उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई चीज नहीं, और वो खड़े हो गए कि जी ये आदमी मेरा ये करेगा। और दूसरों ने जो उनके खिलाफ थे, जो चौधरी शबान और बाकी लोग जमात इस्लामी, उन्होंने जाकर बटालवी साहब को कर दिया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर था, और फिर क्रिमिनल लॉयर के साथ वो थोड़े से जज साहब भी साथ मिल गए और उन्होंने भी थोड़ा सा उनको वो कर दिया, बड़ा हाथ किया उन्होंने। मगर इनके पास वकला की टीम बड़ी कमजोर थी। इसी तरह इमरान खान साहब के साथ जितने फौजदारी का केस है, ये जो है ना साइफर का केस, ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके अंदर
कि आपको बताना चाहिए था कि इसमें गवाह की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सारा का सारा कागजात मौजूद थे, और कागजात के होते हुए गवाह जरा कमजोर हो जाता कि मतलब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। कागज हर चीज है उसके अंदर, मगर उन्होंने फिर वो सीक्रेट एक्ट है तो उसकी जो होनी थी ना कि उसकी वायलेशन है, तो ये फौजदारी केस है। तो इसके अंदर कोई आदमी जो आदमी खड़े होके बातें करने वाले, टिकट मांगने वाले, आप उनकी बातों में समझते हैं कि जो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने ठीक तरह, ना इनको दोस्तों ने सही तरह बताया, ना रिश्तेदारों ने कोई चीज बताई। बड़ा अफसोस होता है। ये बताइए खकवानी साहब, आपको क्या लगता है कि यार इस तरीके से हर किसी के साथ इस तरह हो रहा है? बड़ा आपको क्या लगता है? दो साइड्स ऑफ द स्टोरीज हैं सर, दोनों को सामने रखते हैं आपके। एक वकीलों की साइड है कि जनाब आपकी पार्टी के लोग भाग गए, मफरूर हो गए, उन पे पर्चे हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा ली गई, उनके घरों पे दाखिल हुए, उनके माँ बाप बहन भाई उनको हरास किया गया, अब्यूजेज हुई, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हुई, वो मजबूर हो गए बेचारी, पीटीआई की टॉप लीडरशिप थी, उन पे केसेज हैं, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। अच्छा, सेकंड टीयर ऐसे हो गई, तो उनके पास अगेन एक ही सोल्यूशन था कि अब वकीलों को आप आगे लाएं, ताकि क्योंकि उनका एस्टेब्लिशमेंट पुलिस या दीगर इदारे जो हैं इतनी सख्ती नहीं कर सकते, सो वकीलों के उन्होंने उनको सामने किया, इनकरेज किया। एक साइड तो ये है कि उनकी ये स्ट्रेटजी ठीक निकली कि जनाब कि उन पे कोई ऐसा हमने नहीं देखा, जो बड़े बड़े नाम मैंने लिए हैं कि उन पे कोई पुलिस उनके घरों में गई हो, तंग किया, बला बला बला। दूसरी साइड पे आज अलीमा खान साहब कहते हैं कि जी लोग तो मतलब टिकटें लेके चले गए हैं, मेरे भाई को भूल गए हैं, इसमें चलते। इसमें किसका कसूर है? वकीलों का कसूर है कि उन्होंने अपनी टिकटें लेके साइड पे हो गए, या खान साहब का कसूर है कि जो लोग आपके वकील थे, जिन्होंने आपको बचाना था, आपने उन्हें को टिकटें दे के मार्केट में भेज दिया कि जाए वोट मांगे? देन हु इज एट फॉल्ट? अलीमा खान साहब ने तो बड़ी क्लियर बात किया आज उन्होंने कि जनाब कि मेरे हमारे वकील जो थे, शी वाज़न्ट हैप्पी एट ऑल। बाजार में ड्राइवर अवेलेबल है आपकी गाड़ी चलाने के लिए, आपके घर में खाना पकाने के लिए बावर्ची अवेलेबल है। ये तो आपका डिसीजन है ना कि किसको आपने रखना है, या किसको जिसके अंदर अहलियत देखनी है कि रोज एक्सीडेंट करके आ जाए गाड़ी, और खाना पकाने का उसको तरीका ना होता, वो अपनी चीजें खराब कर दे। तो ये तो मेरा कसूर है ना जनाब कि मैं अपने घर का निजाम सही नहीं कर सकता। मुझे चाहिए क्या? हमने क्या किया था जब इनका केस लड़ा था? मैंने एक वकील ढूंढा था और मैंने कहा साहब आप बाकी चीज छोड़ें। हालांकि इनके बड़े बड़े पुराने साथी जो थे, बड़े बड़े वकील, नाम मैं नहीं लेता उनका, मैंने कहा जी ये वकील नहीं, हमें तो ये फलाना आदमी चाहिए। ये नईम बुखारी साहब, मतलब नईम बुखारी साहब को आप ले आए थे। मैंने वाहिद आदमी, मैं और ब्रिगेडियर इजाज शाह ने, दो बंदों ने, हमने दिल के उनकी मिन्नत की, और सारी जो पार्टी थी, बड़े फंडे खान थे पार्टी के अंदर, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया हमने केस के अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि अगले के ऊपर कुछ समझदार आपकी टीम भी हो, समझाने वाला भी हो, और फिर आपको समझ भी आ जाए। और जब उसने उसको देखा और फिर उन्होंने फिर उसको चेंज कर दिया ये 4-5 बंदों की वजह से। फिर उन्होंने जब देखा तो जब जस्टिस अपना चीफ जस्टिस थे अपना सिंध के, वो उन्होंने पूछा ये बताएं ये ICIJ क्या बड़ा है? वो जहीर जमाली साहब थे। ICIJ क्या चीज है? तो वो सारा कुछ केस खत्म हो गया। फिर घर गए तो माथा पकड़ के बैठ गए। तो हमने कहा साहब ये किन के कहने पे आपने ये चेंज किया था वकील? हमें तो वो बुरा भला कह रहा था सबके सामने कि तुमने मेरी बेइज्जती कराई है। अच्छा, फिर इन्होंने जाके उससे माफी मांगी, हमने उसकी मिन्नतें की और उसको लेके आए, और इनसे जो इनके खुशामती थे, ये 5-4 बंदे जो सारा दिन साथ बैठते थे, और उन्होंने अपनी दोस्ती निभाने के लिए पुराने बंदों को साथ ले आए, तो वो भगा दिया। खान साहब ने अदालत में कहा है, उन्होंने कहा जनाब हम कुछ भी कर लेते, दुनिया जहां के पाकिस्तानी छोड़ें, इंटरनेशनल मार्केट से ले आते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मतलब केसेस लड़ने वाले अगर वकील ले आते, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, उन्होंने तो लोकल बात की है, हम जो वकील कर लेते, आर्गूमेंट कर लेते, गवाह ले आते, इन्होंने फिर भी प्रोसेस बुलडोज करके हमें सजाएं दिलवानी थी। सो व्हाट्स द यूज ऑफ फाइटिंग ए केस के ये तय कर चुके थे कि मुझे इन्हें सजा दिलवानी है, बुशरा साहब को दिलवानी है, नाहल कराना है। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? आई एग्री विद। मैं ये एक पस्तगी की एक दलील है अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कि जी मेरे खिलाफ तो सारी दुनिया है। क्वेश्चन ये है कि ट्रायल कोर्ट में जो कागज जमा होगा, जो बयान लिखा जाएगा, उसकी इस्लाह, उसके अंदर तब्दीली अगली अपील में होगी।
उससे बड़ी अपील नेक्स्ट में होगी। तीसरी जगह पर जाकर आपको वहां बड़े मोतबर जज मिलेंगे तीसरी जगह पर, जो जाकर आपका कहेंगे कि भाई आपका जो बुनियादी कागज था सेशन कोर्ट के अंदर, वो उसमें क्या लिखा था और क्या गलत था। वो आदमी जो बुनियाद बनाता है केस की, वो है ट्रायल कोर्ट। फिर तो अपीलेंट कोर्ट है ना जनाब। अपीलेंट कोर्ट तो उनके पास तो सारा बनाया चीज सामने पड़ी होती है, उसमें से वो नुक्ता निकालते हैं। अगर आपने ट्रायल कोर्ट की बुनियादी गारा और मिट्टी से आपने ईंटें जोड़ दी, तो उसके ऊपर इमारत क्या खड़ी होगी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जैसे भुट्टो साहब का केस, उनके अटॉर्नी थे जब हुकूमत में, याजा बुख्तियार साहब ने, उन्होंने क्रिमिनल केस था, उसको क्रिमिनल मतलब उसको सियासी केस बना उन्होंने सियासी बुनियादों पर लड़ा। तो खान साहब ने भी ऐसे फौजदारी केसेस जो थे, इनके वकीलों ने, इनकी पार्टी ने या उन्होंने खुद ने, उन्होंने उसको जाकर सियासी बुनियादों पर लड़ा, और अगेन नुकसान भी वही हुआ जो भुट्टो साहब को हुआ था। भाई साहब, ये जो मैंने पहले अर्ज किए, जो फौजदारी केस के अंदर बुनियाद है पहला कोर्ट, पहला क्या क्या चीजें आप ले आते हैं रिकॉर्ड पे, और एक एक चीज जो है वो आगे जाके अपील में फायदा देती है। फिर सेकंड अपील होगी, इनकी हाई कोर्ट में जाएंगे ना जनाब, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो थर्ड जगह पर तो बड़े आलिम फाजिल लोग बैठे हैं, वो तो पुराने केसेस में से चीजें निकाल के दिखाते हैं कि साहब ये चीज देखिए गलत है। एक बेनिफिट ऑफ डाउट हो जाए ना, वन के लिए आपने 9:10 पे कत्ल हुआ था बंदा, तो वहां लिखा जाए 9 बजे हुआ था, तो वो आप 15 मिनट की वजह से बंदा बच जाता है, जान छूट जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि आप मेहरबानी करके कोई अकल वाला बंदा तो अपने साथ रखें। आप अपने साथ खुशामदी और डुगडुगी बजाने वाले बंदे रखे हुए हैं, और फिर आप उनको टिकटें दे रहे हैं। ये सर लास्ट कमेंट सर, ये तो किंग लेयर बेचारा, वो तो बादशाह सलामत थे, उनका जो जिवाल हुआ था ट्रेजिक फला की हम कल बात कर रहे थे। ये तो दुनिया जहां में हर बादशाह, हर बड़े आदमी के साथ ये मसले होते। किंग लेयर की ट्रेजेडी भी तो ये शेक्सपियरियन जो उस पर प्ले है कि वो भी तो उनकी अपनी बेटियों से उन्होंने पूछा कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करते, तो एक कही बैठी थी कि मैं आपको नमक वाला प्यार करते हैं। तो फिर जो कुछ हुआ ट्रेजेडी अनलीश वो हमारे सामने, जिन बेटियों ने खुशामद की थी उनको रियासतें मिली, उन्होंने घर से निकाल दिया, उनको फिर जंगल में फिरते रोते फिरते थे। तो बहरहाल सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक चीज लास्ट मैं आपको बताऊं, ये अकबर बादशाह बाकी मुगल बादशाहों में से क्यों समझदार साबित हुआ? हाँ, उसके नौरत्न बल था, उन्होंने नौरत्न रख लिए थे, नौरत्न थे वो बंदे को वो हिंदुस्तान से निकाले थे, वो अपने फरगना से तो नहीं लेके आया था, सही है, लोकल थे। सही बात तो जहाँ टैलेंट ढूंढो खुदा के बंदो, टैलेंट के साथ आपकी वाहवाह भी होगी, आपकी बुराई भी सामने आएगी, वो चीजें होगी। अल्लाह, मैं तो बड़ा अफसोस होता है कि एक अच्छा चांस था इन लोगों के पास, उसको जाय कर दिया। अब उसको संभालने में पता नहीं क्या वक्त लगेगा, क्या टाइम है। सही कह रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया इसाक खाकवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जमशेद रिजवानी हमारे साथ सीनियर सहाफी मुल्तान से मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे जो पीटीआई के उम्मीदवारों को अजीबोगरीब इंतखाबी निशानात अलॉट हुए हैं, और इस पे उम्मीदवार हैं वो कैसे कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक की तरफ से उनको, इसके ऊपर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से सीनियर सहाफी जमशेद रिजवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमशेद रिजवानी साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जमशेद रिजवानी साहब, आपसे बात करेंगे ये जो पीटीआई उम्मीदवारों को अजीबोगरीब निशानात अलॉट हुए हैं, खासतौर पे हम मुल्तान के कैंडिडेट्स की अगर बात करें, तो क्या मंतक है इसके पीछे? देखिए, ये शौरी कोशिश है या इत्तफाक, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ मुल्तान नहीं, अगर कुछ नाम हम जनूबी पंजाब के ले लेते हैं और फिर आप उनकी शख्सियत या उनका जो पिछले दिनों में सियासी तौर पे जो उनकी शनाख्त बनी है या उनका चांस है, उसको अगर हम सामने रखें, चीज़ें देखें, तो कोई अलामती तो चीज़ें हुई ज़रूर हैं। बहरहाल अब देखिए ना कि डेरा गाजी खान में जरताज गुल का इंतखाबी निशान बेंच है, और अगर आप जहन में रखें ये जरताज गुल को पेशावर हाई कोर्ट से और किस तरह का रिलीफ मिला था और क्या हुआ था, और उसके बाद उनको जो इंतखाबी निशान अलॉट हुआ वो बेंच था।
अच्छी तरीके से जैन कुरैशी साहब के पास मुल्तान में इंतखाबी निशान जूता है, और महर बानो कुरैशी साहबा के पास चिमटा है, और जमशेद दस्ती साहब के पास मुजफ्फरगढ़ में हारमोनियम है। जमशेद दस्ती मतलब आपको बहुत वोकल हैं और चीज़ें जिस अंदाज में बोलते हैं या उनके जो क्या कहते हैं गुलफशानी करते हैं और जो लफ्ज़ों के जरिए अपने मौसीकियत भरते हैं। अच्छा, इसी तरीके से शबीर अली कुरैशी साहब हैं, कोट अब्दुल गए तो उनका इंतखाबी निशान चारपाई है, ये गायब रहे काफ़ी अच्छा और अब मंजर आम पर आए। तो ये जो है, मेरा ख्याल है कि जो आपने नुक्ता उठाया है जिस वजह से आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अहम भी है और बरमहल भी है, और लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसने भी किया ये शायद शऊरी तौर पे है, और लेकिन इन लोगों ने ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा तो जैन कुरैशी साहब और महर बानो कुरैशी साहबा ने इन निशानों को इशू नहीं बनाया, निशान बदलने के हवाले से कोर्ट में भी नहीं गए, बल्कि इसको एक्सेप्ट करते हुए कोशिश की है कि अब जैसा भी है कैंपेन लॉन्च की जाए। तो दोनों बहन भाइयों ने जो अपनी कैंपेन है वो मलकू जो सिंगर हैं, जो उनका हाल ही में गाना हिट हुआ है, उसी की तर्ज पर अपने इन दोनों निशानों के हवाले से शायरी भी करवाई और गीत रिकॉर्ड भी करवाया, टिकटॉक पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और तो आप बाकी जैसे आप देख रहे हैं आप इसमें जमशेद बड़ा आपने एक अच्छे तरीके से इनको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं सॉफ्ट किया है, टोन डाउन किया है, और एक जो एम्बेरसिंग सिचुएशन नज़र आ रही थी और भी बहुत सारे इस तरह के निशानात हैं। खैर चारपाई तो इतना बड़ा वो नहीं हो, ये तो मुझे याद है बल्दियाती इलेक्शन होते थे काउंसलर वगैरह के, चारपाई होना, लालटीन होना, दवाई वगैरह ये हो गई आपकी, ये चीज़ें मतलब नॉर्मल सी होती थी, फेयर इनफ। तो इसमें ये जो आप बता रहे हैं कि इन्होंने कैसे इसको टिकटॉक पे एक जूते को, साइन को या चिमटे को, मतलब हाउ दे ग्लोरीफाइड दैट, के ये कैसे ग्लोरिफिकेशन हुई है? कोई आपने सुना है कोई उनको, कोई जो उन्होंने टिकटॉक पे आप बता रहे हैं गाने वगैरह के इस तरह के किए हैं? जी मैं देखिए, उन्होंने से जो गाने गीत लिखवाए हैं वो मकामी सराइकी शायर में से और उसी अंदाज में मलकू से ही दोबारा नहीं, मतलब जूते पे क्या शायरी हो सकती है जमशेद? आई एम जस्ट क्यूरियस। वीडियोस है ना रऊफ साहब, जो वीडियोस है ना वो वीडियोस में जो मेंशन कर रहे हैं जूते को सामने भी रखा जाता है, और आमतौर तौर पे जूते में ना जो जैन कुरैशी यूज कर रहे हैं वो जो शेर का जो खिलौना है वो जूते में के निशान में जूते में रख कर वो उसकी वीडियो बना रहे हैं और उसको शेयर भी कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। जो महर बानो है वो अलबत्ता उस गीत के अलावा जो खवातीन में कैंपेन कर रहे हैं वो खवातीन को खास तौर पर दही इलाका है उनका, तो वो उसमें जाकर चिमटे को घरेलू इस्तेमाल में जिस अंदाज में किया जाता है तो वो आप उस चिमटे की बात कर रहे हैं जो जब रोटी डाली जाती है तवे पे, तो फिर खवातीन जो हैं या मर्द भी हमारे जैसे बाज दफा, मैं तो नहीं करता और बहुत सारे होंगे, वो चिमटे के साथ रोटी को जो उलट पलट किया जाता है तवे पे, दैट्स व्हाट यू आर कॉलिंग, कि वो उसको वो खवातीन को वो समझा रहे हैं कि ये वाला चिमटा है। जी ये भी है एक, और दूसरा और अगर आप इसको देखें वो तो जो आग जो लकड़ी को आग लगाई जाती है और उसके जो अंगारे अंगारों को भी चिमटे से, उनको भी चिमटे से ही वो रखा जाता है। इवन ढाबे जो है चाय वाले खोखे ढाबों पे मुझे याद है वो जब अंगारे डालते हैं वो भी चिमटे से ही आग शाग को वो नीचे उसके केतली के चैनक वगैरह के कर रहे होते हैं। जी 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 तो एक फ्लेवरली बरन जो क्योंकि दही हल्का है ज्यादातर मेहमानों का, तो उन्होंने मलकू के उसी सॉन्ग को जो आजकल हिट हुआ हुआ है तो उसको ही इन्होंने रिप्रोड्यूस करवा के चीजों कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट किया। अच्छा, इनके मुखालफिन जो हैं जमशेद साहब, जरा मेरा ख्याल है यूसुफ रजा गिलानी साहब की फैमिली के बरखुरदार हैं, शायद मूसा मेरा ख्याल है इनके खिलाफ वो इलेक्शन लड़े लास्ट टाइम तो वही थे, तो वो कोई कंपेन को उन्होंने डिसेंट रखा हुआ है या जैसे हमारे यहाँ कल्चर है कि मुखालफिन को उनको बिल्कुल मतलब एम्बेरस कर दो, वो सोशल वैल्यूज़ ख़ानदानी वैल्यूज़ का ख्याल ना करें, तो वो कैसे इस कंपेन को वो हैंडल कर रहे हैं जो इनके मुखालफिन हैं इनके जैन कुरैशी साहब के और महर बानो साहबा के? देखिए अली मूसा गिलानी तो बिल्कुल महर बानो को या उनके इंतखाबी निशान को अपनी कॉर्नर मीटिंग में चीज़ों में डिस्कस नहीं कर रहे थे। ओके। और उनको कोई टारगेट नहीं कर रहे, उनका टारगेट मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर हैं नवाज के, उनकी हुकूमत, उनकी पॉलिसी और उनके मकामी तौर पर जो जिस अंदाज में उनको तनकीद का निशाना बना सकते हैं वो बना रहे हैं। और तो महर बानो को अली मूसा गिलानी
बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं उन्हें, कोई हदफ भी नहीं बना रहे हैं, और ना उनके इंतखाबी निशान को, ना इवन खुद उनका भी कोई वो नहीं कर रहे हैं। तो वो अली मुस्तफा इस हल्के में है। जैन के मुखालिफिन भी अपनी कंपेन की कोशिश, क्योंकि वो शहरी हल्का है जैन का, जो मुल्तान का हल्का NA 150 है, तो उसमें सिर्फ जैन की जो अपनी कंपेन है वो अपनी सोशल टिकटॉक और अपनी जो है वीडियोज के जरिए वो करवा रहे हैं, बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस बनवा के बाद जूता निशान आगे रखा होता है या पहना जाता है, तो उसके पहनने के हवाले से है कि जूता खूबसूरती भी बनाता है। जूते वगैरह बांटे नहीं है, क्योंकि लोग करते हैं ना कि चलें एक ऑर्डर कर दें, एक अच्छा टाइम है, व्हाई डोंट दे डू दैट, के लोग इस तरह कंपेन करते होते हैं, अपने सिंबल जो है बाज़ दफ़ा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोई इस तरह की कंपेन नहीं लॉन्च कर दी कि गरीब हैं कोई और बेचारे लोग हैं, वो कांट अफोर्ड गुड शूज़, तो अच्छा खासा माशाल्लाह खाते पीते बड़े लोग हैं, तो इस तरह का कोई उन्होंने अभी कंपेन नहीं शुरू की कि लोगों में जूते बांटे जाएं, या इलेक्शन कमीशन से थोड़े से डरे हुए हैं, या कंजूसी की जा रही है कि यार इतने पैसे कौन लगाए, जब सब लोग हमें वोट दे रहे हैं पार्टी के नाम पे मिल जाएगा, तो इसमें कोई इस तरह की चीज़ हुई है? नहीं, ऐसा जैन जोशी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जैन साहब हल्के में नहीं हारे, और वो सिर्फ बहुत कम क्लोज सर्कल में मूव कर रहे हैं, और किसी कॉर्नर मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, डोर टू डोर कंपेन भी नहीं है, सिर्फ किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी वार्ड में, किसी इलाके में कोई 1 या 2 घर हैं तो जहाँ पे वो अपने 8-10 दोस्तों को इकट्ठा करके वहाँ बैठते हैं, चीजें करते हैं, तो उन्होंने अपनी कंपेन इस अंदाज में शुरू की हुई है। लेकिन कोई रैली, कोई कॉर्नर मीटिंग जैन कुरैशी अपने इंतखाबी निशान को लेकर, और उनका कोई उस अंदाज में बैनर पोस्टर बहुत अग्रेसिवली नजर भी नहीं आ रहा। अलबत्ता मेहरबानों का तो अपने इलाके में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, लेकिन जैन साहब का कम है, बहुत ना होने के बराबर है। तो ये कैंडिडेट भी और उनकी इंतखाबी जो मुहिम है, पॉपुलेट और पैनाफ्लेक्स और ये चीजें, तो ये भी कम नजर आ रहे हैं जी। अच्छा जमशेद, ये आपने अहम नुक्ता बताया है, ये भी थोड़ा सा बताएगा कि क्यों उनकी तरफ से कैंपेन कम है, और दूसरा पीपल सेंटिमेंट क्या है इस तरह के निशानात पे भी, जिस तरह क्लास आपने पूछा कि ओपोनेंट्स इसको कैसे ले रहे हैं, आपने कहा कि कोई इसके ऊपर खास कोई चीज नहीं देखने को मिली, लेकिन लोगों का क्या रद्द अमल है? लोग इस तरह के निशान मिलने पर नोटिस ही नहीं कर रहे, या इसको कोई उनको वो सिंपैथी उन कोई वाली फीलिंग्स हैं, या हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग? मेरा ख्याल है कि जो लोग जिस तरह जिस पार्टी और जिस कैंडिडेट को देना चाहते हैं, उनको पता है कि उस बंदे का इंतखाबी निशान क्या। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक कंपेन देख रहा था उम्मीदवारों की, तो मैं हल्का NA 151 में भी गया, तो एक जगह पे माहर बानो कुरैशी साहबा भी कंपेन कर रही थी, और किसी घर में थी, और उस घर में कुछ लोग मौजूद थे जिनमें भी ज़्यादातर खवातीन थी। तो और हमारे एक और दोस्तों ने भी इस बात की गवाही दी, वो जहां जाती हैं वो ये बात कहती हैं कि आपको मेरे इंतखाबी निशान का पता है, तो वहाँ लोग इज्तिमाई तौर पे ये ज़्यादातर खवातीन हाँ जी हमें पता है कि आपका इंतखाबी निशान चिमटा है। तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो ये वो लोग कुछ ढूंढ के, जैसे हेयर से होती है, तो वो बिल्कुल लोग सुन के भी, चीजें करके भी, मेरा ख्याल है कि जो इंतखाबी निशान PTI का इलेक्शन कमीशन को ना मिलना है, की तरफ से ना मिलना है, लेकिन अगर PTI का हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिसका ऐलान PTI ने किया है, और PTI का वोटर उसको वायरल भी कर रहा है, खुद उसको प्रोपेगेट भी कर रहा है, उस तक पहुंच भी रहा है, और लोगों तक पहुंचा भी रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि उतना असर नहीं पड़ रहा कि अगर इंतखाबी निशान उनको नहीं मिला, और मुश्किल इंतखाबी निशान है, तो वो लोगों को पता ना हो, उसके वोटर को पता ना हो जो उसको वोट देना चाहता है। तो मेरा ख्याल है एक और बताइए, अगर लास्ट मुझे याद आया जब लास्ट इलेक्शन हुआ था, तो शाहमुद कुरैशी साहब जो हैं उस वक्त वो मोटरसाइकिल पे किसी बंदे के पीछे बैठ के वो मुल्तान की गलियों में चक्कर लगाते थे। हालांकि उनके घर पे जब वो टैक्स गोशवारे आए थे माशाल्लाह 4-5 बड़ी बड़ी, मुझे नाम ही नहीं आता उन गाड़ियों को, कोई मतलब BMW भी थी, पोर्शे, कोई इस तरह की, मुझे याद है हमने स्टोरी की थी, इमरान मगराना साहब और हमने तैयार की थी, तो अच्छा खासा उसमें डिटेल थी, घर में खड़ी हुई थी गाड़ियाँ, जैन के अपने घर में बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लेकिन वो उन्होंने मोटरसाइकिल पे गलियों में, मुझे आज तक याद है, वीडियो पड़ी होगी, वो उस पर जाकर अपनी कंपेन कर रहे थे, जस्ट टू गिव ए मैसेज टू द मासेज कि मैं जी आपकी तरह ही आम सा आदमी हूँ, कि मैं बहुत बड़ी, इतनी बड़ी करोड़ों गाड़ियों का मालिक नहीं हूँ। हमारे लोग आपको कहते हैं, हम इस अगर चक्कर में आ जाते हैं ना, कोई बंदा आ जाए कि जनाब की हमारी तरह नीचे बैठ जाए और बैठ के चाय पानी पी ले, तो हम इस खुश हो जाते हैं, फेयर इनफ। इस तरह की कोई चीज़ जैन कुरैशी साहब ने भी अपने फादर की ये कोई अभी करने की कोशिश की है या करेंगे? कोई लगता है आपको कि इस लेवल पे, आप तो कह रहे हैं शायद वो उसमें उस नज़र ही नहीं आ रहे ये फील्ड में?
देखिए अच्छा, शेख रशीद साहब भी ये करते थे पिंडी में, वो भी जी। मोटरसाइकिल पे आ जाते थे जब वो ये इलेक्शन में वोट मांगने जाते थे। वैसे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे फिरते हैं सारे, लेकिन उन दिनों में इनको एक लतीफ़ा है ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो कहते हैं यहाँ पे 10 करोड़ की गाड़ी से एक बंदा उतरता है, 5-6 गार्ड्स हैं उसके साथ, उसका दरवाज़ा खोलते हैं तो वो गरीब की झोंपड़ी के जाके आगे वो खड़े होके गरीब को कहते हैं जनाब कि मैं तुम्हारा नौकर। 10 करोड़ की गाड़ी से उतर ठीक है। जाके कहते हैं मैं तुम्हारा नौकर। तो इस तरह के कुछ सीन नजर आ रहे हैं वहां पे। देखिए जो आपने शामू साहब की बात की है, आप अगर मुल्तान में अंदरून शहर को जानते होंगे ना, दिल्ली गेट और अब मैं आपके साथ जाता होता था, कभी कभी हम जाते थे वहां पे सिरी पाए तो खाने के यही लिए। मैं कह रहा हूँ। अच्छा, उसमें से वाकई कुछ इलाके ऐसे हैं और कि जहाँ पर आप गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते। तो क्योंकि ये हल्का उस वक्त का मखदूम साहब का वो हल्का, उसका जो अब तो हल्का बंदी मुख्तलिफ हो गई है थोड़ी सी, लेकिन उसमें हल्के का कुछ हिस्सा ऐसा था जहाँ पे गाड़ी जा ही नहीं सकती थी। तो उसमें मखदूम साहब बाइक पे सफर करते थे और जिमनी इलेक्शन में जैन कुरैशी भी हमें बाइक पे सफर करते नजर आए, क्योंकि एक्सेस उसमें हो ही बाइक के जरिए सकती थी या सकती है। तो जरूरत भी और वो मैसेज अच्छा, दोनों लास्टली ना जमशेद, लास्टली आपकी क्या रीडिंग है? लास्ट टाइम मूसा गिलानी साहब जो हैं वो जीते थे मेहरबानों से, अब की दफा क्या लग रहा है? मेहरबानों के चांसेस ज्यादा हैं कि उनकी पार्टी अंडर अगेन उस सप्रेशन है, उनकी क्यादत पे बहुत सारे आपको पता है उनका ख्याल है सजाएं हो गई हैं, उनको ज्यादतियां हो रही हैं, पब्लिक सिंपथी है, वाले साहब उनके जेल में है, शामुद कुरैश साहब ही हैज बीन सेंटेंस्ड। क्या चांसेस है मूसा गिलानी साहब और ठीक है। मेहरबानों के? देखिए, इसमें तीसरे उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार डोगर को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो पिछला इलेक्शन था, उसमें अब्दुल गफ्फार डोगर और अली मूसा गिलानी मिलकर मेहरबानों के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा लिया था। उन्होंने, अली मूसा कैंडिडेट थे और मुस्लिम नवाज ने उन्हें सपोर्ट की थी। इस दफा तीनों उम्मीदवार हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहरबानों जिस तरह कंपेन कर रही हैं, जैसे सैम्पति है, पीटीआई का वोटर चार्ज है और इन सारी चीजों को देखें तो ये 8 फरवरी को उस दिन क्या पीटीआई का वोटर बाहर निकल सकेगा, निकलेगा और कितनी तादाद में निकलेगा और वो क्या इम्पैक्ट डालता है उस दिन का, उसका वोटिंग जो टर्न आउट होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मेहरबानों विल बी इन द गुड पोजीशन। लेकिन अगर मायूस होकर बैठ गए या उस दिन ना निकला तो फिर जाहिर है कि कंपेन ना कर सकना, अपने वालिद की कोर्ट में मौजूदगी को की वजह से वहां पे मसरूफ रहना और फिर ये एक एनवायरनमेंट, वो जाहिर है मेहरबानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर लोग उनको वोट बैंक पीटीआई का बाहर निकल आया और कैपिटलाइज भी हो गया तो फिर एक अच्छा मुकाबला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान से। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक इलेक्शन का माहौल नजर आना शुरू हो गया है, मोमेंटम बन गया है, जलसे हो रहे हैं, लोग भी जलसों में आ रहे हैं, इस सब के ऊपर बात करेंगे। और ऐसी सूरत हाल में जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो काफी तशवीशनाक हैं। इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, अगर बात करें इलेक्शन कैंपेन की, आज मरियम ने बड़ा जलसा किया शकरगढ़ नारोवाल में और वहां से दानियाल अजीज साहब को टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन अपेरेंटली एक बड़ा जलसा था, लोग बाहर निकले हैं। तो क्या लोग रिगार्डलेस ऑफ कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं? इस चीज़ को छोड़ देते हैं क्योंकि हमने देखा है कि इलेक्शन में इस तरह की रैली सब की होती है। इलेक्शन की रैलीज और क्राउड जो है ना, मेरा ख्याल है वो कोई इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं रहा। हमने माजी में भी देखा है कि मरियम साहब के बड़े जलसे होते थे, खान साहब को भी बड़े जलसे होते थे। 2011 में खान साहब को बहुत बड़ा जलसा था, 2013 में वोट उनको उस तरह नहीं पड़ा, वो तो कहते खैर धांधली हो गई थी। तो ऐसे हमने देखा जब अगर ज़िमनी इलेक्शन हुए थे पंजाब में 20 सीटों में, उसमें मरियम के भी बड़े जलसे थे और खान साहब के बड़े जलसे थे। उसके बावजूद पीटी हमने देखा वो सीटें निकाल गए थे 14 के करीब, जो भी थी सारी। सो मैं बस सामने मुझे पता है हम देहाती लोग हैं, हम शुगल में भी जाते होते हैं यार चलते हैं कि ढोल शोल बज रहा है तो चलो देखते हैं, तो तकरीरें में सुनेंगे तो फिर आप भी आएंगे, यार दोस्त ले जाते हैं आपको। सो असल चीज़ तो वही होती है कि उस दिन वोट कौन डाल, जरूर नहीं होता जलसे में लोग आए हुए होते सारे लोग वोट डालने आए होते। मेरा ये अपना ख्याल है, माई व्यू। खैर हैविंग सेड ऑल दिस, मेरे लिए एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 2 लोग जो थे जिन्होंने अपने मरियम साहबा के बड़े मतलब ये क्लोज कैंप में समझे जाते थे, जो मरियम साहबा के यहाँ पे इसमें वज़ीर आज़म हाउस में अपना मीडिया सेल था इनका नवाज शरीफ साहब के दौर में, उसमें जो 4-5 लोग थे, उसमें ज़ुबैर साहब थे, उसमें मुझे याद है ये अब शेर अली साहब थे, दानियाल अजीज़ साहब थे, फिर ये तलाल चौधरी साहब थे। तो ये मतलब इस तरह के
कि लोग थे जो डेली की स्ट्रेटजी बनाते थे, आज शाम को शो में क्या करना है या रात क्या हुआ था सारा कुछ। अब उन दोनों ने बहुत बड़ी उन्होंने कीमत पे की है, तलाल चौधरी साहब ने भी और दानियाल अजीज साहब ने भी। इन्हें कौमी असम्बली में मुझे याद है दानियाल यूज टू स्पीक अलॉट, बड़ी लड़ाइयाँ होती थी उनकी इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब के साथ के वर्बल उनके क्लैशेस भी हुए हुए बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर। अल्टीमेटली उन्होंने आपको इन द लव ऑफ नवाज शरीफ साहब, उन दोनों ने अपने आप को डिस्क्वालीफाई कराया। और शायद मेरा ख्याल दोनों ये समझ बैठे थे कि अब क्योंकि हम अगेन वी आर क्लोज टू द मरियम नवाज कैंप, तो लिहाजा वो कुड, अगर वो कहते हैं वी कैन गेट अवे विद मर्डर, तो नहीं कहूँगा, मतलब लिटरेरी एक लफ्ज होता है कि आई कैन गेट अवे विद एनीथिंग, उसमें विद ए स्माइल। सो मेरा ख्याल उनकी गलत फहमी जो है ना उन दोनों को जरा नुकसानदेह पड़ी है। और तलाल चौधरी साहब को मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो तो कह रहे थे जी मेरा दिल करते पाकिस्तान ही छोड़ दूं मैं, कि मुझे जो टिकट नहीं मिला। वो और भी कह रहे, खैर उनको एडजस्ट किया गया। तो मैं मिलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा, उनको कहूँगा तलाल साहब को कि मतलब पाकिस्तान इसलिए प्यारा है कि टिकट मिल जाए तो पाकिस्तान ठीक है, ना मिले तो पाकिस्तान छोड़ दो। ये मतलब एक नया क्राइटेरिया हम यहाँ आगे डिटरमिन कर उसको करते जाए। मुझे टीवी शो मिल जाए तो मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं मिलेगा तो मैं बाहर चला जाऊँगा, मैं फिर पाकिस्तान में नहीं रहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें। सो वहाँ से मुझे अंदाजा होगा कितने हाल्ट हैं कि वो पाकिस्तान ही छोड़ना चाह रहे थे क्योंकि मुझे नवाज लीग ने टिकट नहीं दी। इसी तरीके से दानियाल अजीज साहब हैं, दानियाल अजीज साहब ये मेरे दोस्त भी हैं, अनवर अजीज चौधरी साहब के बरखुरदार हैं, हमारे बड़े दोस्त हैं, नाराज हो जाते हैं जल्दी, आई होव इट माउंड इट अगर माइंड इट। लेकिन मेरा ख्याल है दानियाल ने अपने पत्ते सही नहीं खेले। अच्छा, मुझसे अगर पूछें, वही वाली बात कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन थे, कुछ सानू मरण का शौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, तो कुछ हमारे दानियाल अजीज साहब में वो भी मेरी तरह रिएक्ट बड़ा जल्दी करते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं करते। उनके मुकाबले में एहसन इकबाल साहब इज अ कूल ऑपरेटर, ठीक है, उन्होंने प्रोवोकेशन में नहीं है। दानियाल अजीज साहब आगे इसमें फिर किसी वक्त बात करेंगे जी, इस बिल्कुल बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया क्लास साहब, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।